साइबर क्राइम। राहुल एक मध्य वर्गीय परिवार से है। वो अपने माँ, पिताजी और बीवी बच्चों के साथ रहता है। वो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है। एक दिन राहुल अपने घर पे अखबार पढ़ रहा था, तभी उसका मोबाइल बजता है। हेलो। सर, मैं एसडीआई बैंक से सीमा बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए। सर, आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो उसे रिन्यू करने के लिए मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए। बताइए। सर, अपने डेबिट कार्ड के 16 अंक बताइए। राहुल अपना डेबिट कार्ड निकालता है और 16 अंक बता देता है। सर, अभी आपके मोबाइल पे एक 6 अंकों का ओटीपी आया होगा। राहुल उसे 6 अंकों का ओटीपी बता देता है। सर, आपका कार्ड रिन्यू हो गया है। एसएमएस द्वारा आपको कंफर्म किया जाएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थोड़ी देर बाद राहुल को मैसेज आता है कि आपकी बैंक अकाउंट से 20,000 रुपए डेबिट हुए हैं। राहुल एकदम से परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने बैंक फोन करता है, मगर कुछ हल नहीं निकलता। तभी राहुल अपने दोस्त राज को फोन करता है, जो कि साइबर क्राइम ब्रांच में नौकरी करता है, और राम टी स्टॉल में मिलने के लिए बुलाता है। राहुल राम टी स्टॉल पे इधर से उधर परेशान घूम रहा होता है। तभी राज वहाँ पहुँच जाता है। राहुल, क्या हो गया? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने अपना डेबिट कार्ड कहीं भी यूज नहीं किया, मगर मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए निकल गए। बस एक फोन आया था बैंक से कार्ड रिन्यू के लिए। फोन आया था, मुझे पूरी बात बताओ। राहुल राज को पूरी घटना बताता है। ओ माय गॉड, राहुल, तुम फिशिंग का शिकार हुए हो। वो कोई बैंक से कॉल नहीं आया था, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। फिशिंग? ये क्या होता है? और मेरे पैसे का क्या होगा? मुझे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। तुम मुझे वो नंबर दो और तुरंत पास के थाने जाके रिपोर्ट लिखवाओ और अपने बैंक में बता दो। बाकी मैं देखता हूं। दोनों वहाँ से निकलते हैं। राहुल पास के एक थाने में रिपोर्ट लिखवाता है। दूसरी तरफ राज अपने ऑफिस जाता है और पूरा केस अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है। राज उस नंबर को सर्विलेंस पे ट्रैकिंग पे लगा देता है। थोड़ी देर बाद नंबर झारखंड के किसी गांव में ट्रैक होता है। सर, नंबर ट्रैक हो गया है। लोकेशन सेम है। पहले जो केस ऐसे आए थे, लोकेशन यही ट्रैक हुई थी। गुड जॉब। लगता है वहां कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। राहुल तुरंत झारखंड के लिए निकलता है। राहुल वहां कुछ लोगों से पूछताछ करता है, मगर कोई सबूत नहीं मिलता। फिर वो गांव के थाने पहुंचता है और थानेदार से मिलता है। थानेदार जी, मैं राहुल, साइबर क्राइम ब्रांच से। कहिए ऑफिसर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? राज थानेदार को सारा केस बताता है। ऑफिसर, पहले भी यहाँ बहुत सारे लोग आए, मगर कुछ पता नहीं लगा पाए। हमने बहुत कोशिश करी, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। आपको पिछले 1 साल में यहाँ कोई बदलाव लगा? कुछ अजीब जो पहले नहीं हुआ हो? कुछ भी? ऐसा तो कुछ खास नहीं, मगर क्या मगर? पहले यहाँ कुछ लोग जो कच्चे मकान में रहते थे, उन्होंने अचानक बड़े बड़े पक्के घर बना लिए, गाड़ियां ले ली, और बस यही लोग हो सकते हैं, क्योंकि मामला पैसे का है। राज 2-3 दिन उन्हीं घरों में नजर रखता है। वहाँ क्या क्या हो रहा है सब नोट करता है, और 3 दिन बाद थाने पहुंचता है। आइए ऑफिसर, कुछ पता लगा? कुछ तो अजीब है। मैंने उन सभी घरों पे नजर रखी। सभी घरों से एक ही समय पे कुछ युवा अपने घर से निकलते हैं और एक छत पे मिलते हैं और एक साथ वहां से निकलते हैं। कुछ तो है थानेदार साहब, कुछ तो चल रहा है वहां।
कानून तो सबूत मांगता है ऑफिसर, सबूत भी आ जाएगा। थानेदार जी, कल हम वहां जाएंगे और छुप कर देखेंगे ये करते क्या है। अगले दिन राज थानेदार और कुछ पुलिस वाले उस जगह पहुंचते हैं और छुप कर देखते हैं। सब लोग फोन पर बात कर रहे होते हैं। सर, मैं सीमा आपकी फोन बैंकिंग ऑफिसर बात कर रही हूँ। सर, आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है। सर, आप बैंक के बहुत ही बहुमूल्य कस्टमर हैं, इसलिए बैंक आपको एक गिफ्ट दे रहा है। सर, आप अपने बैंक के 16 अंकों का डेबिट कार्ड बताइए। पकड़ो इन्हें। सभी आरोपी भागने की कोशिश करते हैं, मगर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पूरा बैंक खोल रखा था तुमने। अब थाने में बताता हूं तुम्हें अपना डेबिट कार्ड नंबर। थानेदार सबको थाने लेके जाता है। राज अपने दोस्त राहुल को फोन करता है और पूरी घटना बताता है और भरोसा देता है कि उसके पैसे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। हमें कभी अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बैंक कभी भी आपसे आपका पासवर्ड या ओटीपी नहीं पूछता है। मधु अपने माँ पापा की लाडली थी। वो हमेशा अपने पापा की मदद किया करती थी। ये लीजिए पापा, मैंने ये कुर्ते के बटन टांग दिए हैं। बहुत अच्छे बेटा, अब तुम्हें सिलाई करना भी सीख लेना चाहिए। क्या पता ससुराल में काम आ जाए। क्या पापा, आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे? मैं तो यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो। धीरे धीरे मधु के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया। मधु को सिलाई करना बहुत पसंद था, तो वो अक्सर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी। यहीं वल्लभ ने मधु को देखा और उसे वो भाग गई। वल्लभ ने मधु के पिताजी से रिश्ते की बात की और कुछ महीनों बाद वल्लभ और मधु की शादी हो गई। वल्लभ अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए शुरू शुरू में सब ठीक था। 2 साल बाद जब मधु ने बेटी को जन्म दिया, देखिए जी, कितनी प्यारी है। आंखें देखिए। अब क्या देखूं? तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा है क्या? मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं। अब किस मुंह से उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को पैदा किया है? पर लड़का हो या लड़की, है तो ये हमारी ही ना। ये लड़की सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं। वल्लभ वहां से चला गया और मधु रोने लगी। कुछ देर बाद मधु के पापा वहां आए। मधु ने उन्हें सब कुछ बताया। तू फिक्र मत कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर वो इस लड़की को अपनाएंगे क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे? आखिर उसका अपना खून है। मधु के पिताजी उसे दिलासा देने लगे। फिर वो वल्लभ से मिलने उसके घर गए। बेटा वल्लभ, तुम इतने समझदार हो। बेटा, ये बेटी होना तो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि तुम्हें अगली बार बेटा हो। वल्लभ ने मधु के पिता की बात मान ली और वो मधु को लेने अस्पताल गया। वल्लभ मधु को घर तो ले आया, पर वो खुश नहीं था। अरे ओ मधु, इस लड़की का शोर सुनकर कान के पर्दे फट गए हैं। मेरी माँ इसको चुप करवाओ। वल्लभ को अपनी बेटी एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे कुछ महीने बीत गए और मधु एक बार फिर गर्भवती हुई। इस बार अगर लड़का नहीं हुआ ना, तो तुम्हें तुम्हारे पापा के घर भेज दूंगा, समझी? मधु को अस्पताल में एडमिट किया गया और वल्लभ बाहर इंतजार करने लगा। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। लड़की का नाम सुनते ही वल्लभ का मुंह लटक गया और वो तुरंत वहां से चला गया। आपके पति ऐसे चले क्यों गए? क्या वो कहाँ गए? मधु वल्लभ को रोकने उठ ही रही थी कि तभी उसके पिता वहां आ गए। पापा,
पापा वो गुस्से में चले गए, फिर बेटी हुई है। अब क्या कर सकते हैं, जो विधि है वो होगी ही। मधु अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। मधु के पापा एक बार फिर वल्लभ से मिलने गए। इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है। आप चुपचाप अपनी बेटी और उसकी बेटियों को अपने साथ ले जाइए। पर वो बच्चियां तुम्हारी भी हैं। उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये सुनकर मधु के पापा हताश होकर वहां से चले गए। वो मधु और उसकी दोनों बेटियों को अपने घर ले गए। मधु के पापा की उम्र हो गई थी, फिर भी वो सिलाई का काम करते थे ताकि वो मधु और उसकी बेटियों को अच्छे से पाल सकें। लेकिन 2 साल बाद मधु के पापा चल बसे। अब मधु के पास कोई सहारा नहीं था। मधु ने अपने आप को संभाला और खुद सिलाई का काम करने लग गई। वो अपनी दोनों बेटियों को संभालते संभालते सिलाई का काम भी करती थी। देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और स्कूल जाने लगी। मधु की बड़ी बेटी माया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैं आपकी परिस्थिति जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माया को सपोर्ट कीजिए। वो टैलेंटेड है और बहुत जल्द आपका नाम रोशन कर दिखाएगी। सर, जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगी। पीटी सर ने माया की कोचिंग जारी रखी और मधु दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वो माया को सेहतमंद खाना और उसकी स्पोर्ट्स की जरूरत की चीजें दिलवा सकें। माया भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। इन दोनों माँ बेटियों की मेहनत रंग लाई और माया ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। माया ने अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया जब उसकी और उसकी माँ की तस्वीर अखबार में आई। ये तस्वीर देखकर वल्लभ सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम उस अखबार में होता अगर वो बेटी के जन्म पर अपनी पत्नी को अकेले ना छोड़ देता। उसकी इच्छा थी कि वो वापस जाकर माफी मांगे, पर अब किस मुंह से।